नमस्ते एंड वेलकम टू अर्बन चैटराटी। दिस इज अभिनव प्रकाश और आज मेरे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही खास मेहमान अजय शहरावत, नेशनल मीडिया इंचार्ज ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी। अजय जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू अभिनव जी, थैंक्स अ लॉट। अजय जी, पहले तो आप ये बताइए, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा तो पिछड़ा विरोधी पार्टी है, ओबीसी विरोधी पार्टी है। सो आपके जैसे ओबीसी इस पार्टी में क्या कर रहा है? देखिए, बहुत सरप्राइजिंग फैक्टर लगता है कि जब आप सत्ता के साथ थे तो तब आप कभी नहीं बोले, लेकिन जैसे ही आपको लगा इलेक्शन के टाइम पे आपकी टिकट कटने वाली है तो चलो और कुछ नहीं बचा, तो कास्ट का बहाना लेकर के इमोशनल कार्ड खेल लेते हैं, शायद आपके लोग आपके साथ आ जाए। बहुत बड़ी बेवकूफी होगा इस तरीके की बात करना, लेकिन क्योंकि मुझे जितना भी एहसास अभी तक हुआ है बीजेपी में रहकर, मैं खुद मीडिया इंचार्ज हूँ ओबीसी के विंग का। जिस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर ओबीसी हो, जिस पार्टी का प्रेसिडेंट आज के डेट में जिस देश का प्रेसिडेंट दलित हो, जिस देश का प्राइम मिनिस्टर ओबीसी हो, उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट अध्यक्ष जो है स्वतंत्र देव जी हैं वो ओबीसी हैं, वहां के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वो ओबीसी हैं, और कुछ नहीं तो वहां पर 4 मंत्री, केंद्रीय मंत्री जो यूपी सरकार में थे, 4 से 6 मंत्री ओबीसी समाज के थे। सेंट्रल मिनिस्ट्री में 27 मिनिस्टर ओबीसी हैं, जिनमें से कुछ 19 जनजातियां करके आती हैं। तो मुझे लगता है इतना भारी रिप्रेजेंटेशन अगर किसी ने ओबीसी समाज को दिया है तो वो सिर्फ भाजपा ने दिया है, और आज की डेट में भाजपा का फुल फ्लेज विंग है ओबीसी, और ऑल स्टेट में ड्रिवन है। अगर इतना करने के बाद भी कोई इंसान अगर इस तरह की दकियानूसी बात कह सकता, तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि शायद उन्हें ओबीसी समाज की चिंता नहीं है, लेकिन उन्हें मौका परस्ती में अपना जो राजनीतिक अस्तित्व खोता हुआ नजर आ रहा है, सिर्फ उसी की चिंता में वो डगमगाए हुए, बाकी ऐसी कोई बात हाँ, लेकिन ये अकेले नहीं है जिन्होंने छोड़ा है। नहीं। आपके एक दारा सिंह चौहान जी भी हैं, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी है। वो तो एक बड़ा नाम हो गए। दारा सिंह चौहान ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके अध्यक्ष हैं। रहे थे, जी। तो उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है। जी। तो अजय जी, इसको क्या कहेंगे? आप भी ओबीसी मोर्चा को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जी। जी। और ऐसा क्या हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी छोड़ दिया? और हम्म। क्या ये भी इसी पॉलिटिकल कैलकुलेशन है या फिर कुछ और मामला है? देखिए, ये जो भी लोग आए थे ये पहले बसपा से आए थे, तो ये हमेशा इलेक्शन के पहले आप अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव को स्पेसिफिकली, यूपी के चुनाव से पहले हमेशा ये उलटबाजी चलते रहती है। कोई किसी पार्टी को छोड़ के किसी पार्टी में जाता है, कोई किसी पार्टी को छोड़ के किसी पार्टी में जाता है। जब इन्हें लगा बसपा का अस्तित्व खत्म होते चले जा रहा है, तो बसपा से अपॉर्चुनिस्ट होकर के भाजपा में चले आए थे। अब भाजपा में अगर इन्हें लगा कि नहीं, हमारी टिकट नहीं कटेगी, हमारे बच्चों को टिकट नहीं मिलेगी, मेरी तो बेटे को टिकट नहीं मिलेगी, तो ये वाली जो सिचुएशन ये लोग क्रिएट करते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि भाजपा को पहले से नहीं पता था कि कौन नाराज है पार्टी में। स्वामी प्रसाद मौर्य को एक दिन में थोड़ी ना नाराज होगी, तो नाराजगी तो परसिस्टेंट रही होगी ना पीछे से। 4-5 महीने से पहले इन्होंने सब कोशिशें करके देख लिए होंगे, हर दरवाजा खटखटा के देख लिया होगा कि नहीं भाई, इस तरह से तो यहाँ पर नहीं चलने वाला है। तो एक ऑपर्चुनिज्म की पॉलिटिक्स जब इन्होंने ढूंढी, और इन्होंने आचार संहिता लगते ही अपने इस्तीफे को दिया, क्योंकि वो एक बड़ा अच्छा मौका होता है, मीडिया की अटेंशन होती है, मीडिया भी देख रही होती है कौन किधर कूदेगा क्या नहीं कूदेगा। तो मुझे लगता है सिर्फ उसी के चलते इन्होंने हरकत करी है। सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप देखें, मैं कुछ आंकड़े भी इसके रीड आउट कर रहा था, तो 2007 की जब विधानसभा थी उसमें भाजपा के पास सिर्फ 10 ओबीसी विधायक थे। 2012 की विधानसभा में हमारे पास सिर्फ 13 ओबीसी विधायक थे, और 2017 की विधानसभा में हमारे पास 102 विधायक हैं, जिसमें से 4 चले गए। 102 विधायक हैं हमारे पास ऑलरेडी, जिसमें से हमने 128 सीटें दी थी, जो कि नॉन यादव ओबीसी को दी थी। तो आप समझ सकते हैं ओबीसी समाज का कितना बड़ा तबका मोदी जी की नीतियों के कारण, योगी जी के पॉलिटिक्स के कारण आज उत्तर प्रदेश में हमारे से अटैच है। सिर्फ ओबीसी की बात नहीं करूं, अगर दलित को भी अगर आप उठा के देखते हैं, दलित में कुछ 86 सीट हैं जो विधानसभा रिजर्व्ड है उत्तर प्रदेश के अंदर। 86 सीट में से 2007 के अंदर हमारे पास सिर्फ 7 सीटें थी, 2012 में सिर्फ 3 सीटें थी, और 2017 में 70 सीटें उत्तर प्रदेश में भाजपा के खाते में। तो इतना बड़ा पिछड़ों का तबका, दलितों का तबका भाजपा के साथ जुड़ा है। वो सिर्फ इसीलिए जुड़ा है, एक पॉलिटिकल लीडरशिप को देख के जुड़ा है। वो किसी एक स्वामी प्रसाद मौर्य का नहीं है, वो किसी एक दारा सिंह चौहान का नहीं है। उसमें केपी मौर्य, हमारे केशव प्रसाद मौर्य का ओबीसी नहीं है क्या? नरेंद्र मोदी का ओबीसी नहीं है क्या? स्वतंत्र देव सिंह का ओबीसी नहीं है क्या? लेकिन अजय भाई, ये तो हम सुनते रहे ना कि भाजपा में जो ओबीसी गया वो तो ओबीसी है नहीं, भाजपा में जो शेड्यूल कास्ट का है वो तो दलित है ही नहीं। आप तो दलित हो ही नहीं, आप तो बस भाजपा ही हो गए हो। ये भी तो आरोप लगता है, इसका कैसे जवाब देंगे आप? ये आरोप सिर्फ इतना है, जब आपको लगता है कि आपका विपक्ष इतना मजबूत है तो आपको कुछ और नहीं मिलता, तो आप उनकी दलित होने पे ही कार्ड खेलते हो। भाई हम सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, तो प्रेसिडेंट साहब का सर्टिफिकेट दिखा देते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है भारत बहुत सरकार से odd मान्यता है। प्राप्त।
हाँ, असल में क्या है ना, एक बड़ी ऑर्थोडॉक्स पॉलिटिक्स रही है। जब भी विपक्ष मजबूत हो जाता है तो विपक्ष को ना आप क्रेडिट नहीं देना चाहते तो उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हो। और डिस्क्रेडिट करने का बहाना क्या है? किसी आदमी से बहस नहीं करनी तो उसको अंधभक्त बोल दो, किसी आदमी के कास्ट को नहीं देखना तो उसको भाजपा ही बोल दो। क्या आज पहली बारी तो ऐसा ना कि दलित प्रधान राष्ट्रपति है, आप उसको तो गुणगान नहीं करते हो। आज ओबीसी, मोदी जी से बड़ा ओबीसी कौन है? उसका गुणगान तो आप नहीं कर रहे हो। केशव उसको तो प्रसाद मानते मौर्य नहीं। वो तो मानते कहते हैं नहीं। कि जो राष्ट्रपति जी हैं वो दलित है ही हाँ नहीं, और हाँ। मोदी जी तो ओबीसी है ही नहीं। ये तो ये कहा जाता है यहाँ पे। नहीं, वो इसीलिए कहा जाता है ना क्योंकि वो अपनी एग्जिस्टेंस क्राइसिस में है, उनको अपना अस्तित्व तलाश करना है। आज उत्तर प्रदेश में आप अगर देखेंगे, हम्म। मोदी जी और योगी जी के काम की वजह से आज वहां का लॉ एंड ऑर्डर इस हालत में है कि कोई भी आदमी पुरानी किसी भी प्रशासन व्यवस्था पर वापस नहीं लौटना चाहता है। ना वो सपा सरकार देखना चाहता है, ना वो बसपा सरकार देखना चाहता है, ना वो किसी और की सरकार देखना चाहता है। आज वो सिर्फ भाजपा की सरकार देखना चाहता है। ये बात मैं नहीं, आप किसी को भी, रेहड़ी वाले को, पटड़ी वाले को, चाय वाले को पकड़ के उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में चले जाओ। मैं भी पिछले कुछ दिनों में शाहजहांपुर गया हुआ था, बहुत ही पिछड़ा इलाका पड़ता है, लखनऊ से भी 4 घंटे का आगे का ट्रेवल है। और वहां के लोगों से जनरल मैंने बातें करी, ना कि भाजपा का पैंट शर्ट पहन के मैं वहां पहुंचा होता तो किसी को क्या पता कौन भाजपा से आए। मैं जनरल लोगों से पूछ रहा हूँ तो लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी है कि नहीं यार, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर आ गया, हमारे यहाँ पुलिस वाला कंप्लेंट लिख लेता है, हमारे साथ वो पहले वाले हालात नहीं हो रहे। नहीं तो आज से आप समाजवादी पार्टी की सरकार के कभी किस्से उठा करके देखिए, एसपी को गोली मार देते थे, सर्कल ऑफिसर को उठा के घूम रहे होते थे, लखनऊ में हवाई फायर कर रहे होते थे। और दलित और उनके साथ तो उन्होंने क्या क्या अन्याय नहीं किए, तभी तो ये सब हमारे साथ आए थे। नहीं तो आने की जरूरत क्या थी, क्योंकि इन पर अत्याचार बहुत हो रहे थे। तो मुझे लगता है आज दलित, पिछड़ा, ओबीसी का सारा समाज एकजुट होकर प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र जी के पीछे खड़ा है। अब सिर्फ ये बहानेबाजी है कि किसी भी तरीके से अपनी एग्जिस्टेंस क्राइसिस, 2-4 सीट का इनका मामला रहता है, चाहे वो किसी भी पार्टी में जाते हैं। और अब तो मुझे लगता है जिस तरीके की डिजिटल दुनिया है और सबका सच सामने निकल के आ जाता है। क्योंकि 6 दिन पहले का एक वीडियो शौर्य प्रसाद मौर्य का अगर आपने देखा हो तो मोदी जी के और योगी जी के गुणगान कर रहे थे, और 3 दिन पहले वो हम ही को सांप बता रहे हैं और खुद को नेवला बता रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है इस तरीके की चीजों से अब वो उतना फर्क इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पर नहीं पड़ने वाला लेकिन हम अभी वीडियो भी देख रहे थे कि है। मीडिया में थोड़ा माहौल क्या बना कि सपा का कुछ अच्छा हो रहा है तो सपाइयों गुंडागर्दी को तरह है, पुलिस वालों को हाँ, धमका रहे हैं कि तुमको देख लेंगे, अब सरकार आने से तुमको देख लेंगे। चालान कैसे काटा हमारा। देखिए ये मीडिया मैनेजमेंट भी बड़ी अच्छी होती है। कई बार सुपारी मीडिया जिसको बोलते हैं ना, कि आपके हिसाब से मीडिया चलती है, कि हाउ मॉनिटरी यू वेल डिफाइंड योर मीडिया। तो उन्होंने मीडिया को बड़े अच्छे से एक बार माहौल सा बनाया। आपने देखा होगा जिस दिन शौर्य प्रसाद मौर्य ने छोड़ा, मुझे लगता है आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश का तो उनको नाम भी, जैसे आप भी आज मुझसे बात करते, इससे पहले आपको भी शौर्य प्रसाद मौर्य का नाम नहीं पता होगा। और 99% लोग ऐसे हैं जो शौर्य प्रसाद मौर्य को नहीं जानते थे। लेकिन आज वो मीडिया में उन्हें उछाल करके उन्हें ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे शौर्य प्रसाद मौर्य चला जाएगा तो भाजपा खत्म हो जाएगी। आप भाजपा से जितने नेताओं ने अपना करियर छोड़ा है, आप उनका इतिहास उठा करके देखिए, शौर्य प्रसाद मौर्य से बड़े बड़ों ने छोड़ा है, और बड़े बड़ों ने बड़ी बड़ी धमकियां देकर के छोड़ा है। देखिए, भाजपा समंदर है, इसमें आते हैं लोग, जाते हैं लोग, समंदर को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, समंदर ऐसे का ऐसा रहता है। तो मुझे नहीं लगता एक बूंद भर भी फर्क पड़ने वाला है। हाँ, अगर वो अपने इलाके में आज जाते हैं तो आज मैं कह सकता हूं आज उनकी जमानत जब्त होने के हालात हैं। अभी भी जो कार्यक्रम किया उन्होंने लखनऊ में किया, अपने इलाके में जाकर के कार्यक्रम नहीं किया। अगर आप उनके कार्यक्रम में जाएं, उनके वहां लोग पहुंचेंगे, अरे अच्छा किए, पहले ही छोड़ के चला गया, वैसे भी टिकट कटनी थी। तो इस तरह के हालात हैं उनके। तो इतनी अच्छी अपीजमेंट नहीं है जिस तरीके से वो अपने आप को बहुत हाई स्टैंड लीडर प्रोजेक्ट कर रहे हैं ओबीसी समाज का। आप देख लीजिए किसी भी पॉलिसी में, कभी भी किसी भी काम के लिए आप उनके पिछले 5 साल के काम उठा लीजिए, कब उन्होंने ओबीसी समाज के लिए कोई बात उठाई, चाहे वो कमीशन की हो, चाहे वो रिजर्वेशन की हो, चाहे नौकरियों में भर्तियों की हो, स्कूलों में एडमिशंस की हो, कहाँ किस जगह वो मुझे दिखाई दिए? मुझे तो आज तक कहीं नहीं दिखाई दिए। और दैट्स दी वे ऑपोजिट है पीएम मोदी, वो बोलते कम है और करते ज्यादा है। उनका काम फोकस पॉलिसीज पर है। और ओबीसी समाज को सिर्फ डायरेक्ट पॉलिसीज से फायदा नहीं मिला, जो इनडायरेक्ट पॉलिसी है, किसान सम्मान निधि है, उसमें से 70% तबका हमारा ओबीसी समाज का आता है। अगर जनधन खातों की बात आती है तो 70% तबका हमारा ओबीसी समाज का आता है। पिछड़े, अति पिछड़े लोग ही तो उसमें शामिल होते हैं। तो मुझे लगता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उज्ज्वला योजना है वो भी हमारे घर पे पहुंची है, शौचालय की योजना है वो भी ओबीसी समाज को मिली है, और भी कोई जो योजना है उसका 70% प्रतिभागी और उसको रिसीव करने वाला आदमी ओबीसी समाज का है। तो आज जब किसी औरत के घर में जब सिलेंडर पहुंच गया ना पिछड़े वर्ग की, तो वो नहीं जानती आगे शौर्य प्रसाद मौर्य बैठा, वो कहती है मोदी ने सिलेंडर दिया है, मोदी को ही वोट पड़ेगी, और मोदी के नाम का ही वोटर वहां तैयार बैठा हुआ है। जी। लेकिन सरकार ने ओबीसी समाज के लिए स्पेसिफिकली क्या क्या किया है कि पिछले 7 सालों की बात की जाए केंद्र में और 5 सालों की बात की जाए राज्य में, उसको बताना आवश्यक है, उसके बारे में चर्चा करना आवश्यक है। क्योंकि हमेशा ये होता है ये तो इस सरकार ने पिछड़ों का कुछ किया नहीं, दलितों का कुछ किया नहीं, ये बात लोगों तक पहुंच क्यों नहीं रही, ये भी बताइए। लेकिन पहले ये बताइए कि किया क्या है।
नहीं, पिछले 5 सालों में अगर आप देखें, ओबीसी समाज ने कभी इस बात को नहीं उठाया कि हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है। तो सेंट्रल मिनिस्ट्री, केंद्रीय मंत्रालय में 27 मंत्रियों को ओबीसी का बना देना, और वो भी 19 जातियां जो मैंने अपने हाथ से पेपर पे लिखी हैं, जिनको मैं आइडेंटिफाई कर पाया हूं, इतने बड़े लेवल को रिप्रेजेंटेशन देना बहुत बड़े दिल की बात। आज तक कभी नहीं हुआ। हमने तो कभी कांग्रेस को नहीं रोका था, आप दे देते भाई। 27% रिजर्वेशन नीट और पीजी के कोर्सेज में अभी मोदी जी ने अप्लाई करा। भाई आज तक आप कांग्रेस कर लेते, हम तो कांग्रेस को क्रेडिट देते, लेकिन कांग्रेस ने तो कभी नहीं किया। हम ओबीसी समाज तो कह रहा है आप काम करो हमारे लिए और आप क्रेडिट लो ना, लेकिन काम तो कोई कर ही नहीं रहा है। बार बार सिर्फ ये लाइन कह देना पिछड़ों के लिए हमने क्या, अरे क्या किया ये तो बताओ ना। नीट की परीक्षाओं में 27% का रिजर्वेशन मोदी जी ने अप्लाई करा। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों में कभी ओबीसी छात्रों के लिए कोई जगह नहीं थी, आज 27% का कोटा वहां पर लागू है। क्रीमी लेयर को 6 लाख से उठा करके 8 लाख कर दिया गया, वो भी मोदी जी ने किया। आज ओबीसी की जितनी स्कॉलरशिप्स हैं वो भी मोदी जी की वजह से हैं। माइक्रो फाइनेंस फंड भी मिलता है ओबीसी समाज के लोगों को, वो भी मोदी जी की वजह से है। और ना जाने इतनी कितनी स्कॉलरशिप की जो चीजें हैं, प्रोग्राम्स ऑलरेडी चल रहे हैं, जिसकी एक बहुत लंबी लिस्ट है, मैं आपको पूरी बना करके दूंगा। तो कितने ऐसे काम है जो मैं गिनवा सकता हूँ, दिन भर पूरा निकल जाएगा। पूरी लिस्ट में साथ में आज लेकर भी बैठा था, मैं भाई अगर पूछेंगे तो नहीं, गिनवाइए, पूरा दिन निकालिए, आप शुरू करिए। तो स्टार्ट अजय। जैसे आप सोच लो, पीएसयू के जितने भी कर्मचारी होते थे पहले, उन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, ओबीसी के रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं होता था, उसको भी मोदी सरकार ने अप्लाई किया है। इसके बाद कट ऑफ जो जाती थी बिना सामान्य के, ओबीसी ग वर्ग की जो सरकारी नौकरियां, उसमें ओबीसी को बेनिफिट नहीं मिलता था, वो भी ओबीसी का भाजपा आने के बाद ही लगा है। अभी तक 50 लाख से 15 करोड़ तक की जो राशि का ऋण है, वो स्कीम, वेंचर कैपिटल की जो स्कीम है, वो भी ओबीसी के लिए मोदी जी के राज में शुरू हुई है, और उसको कोई भी ओबीसी का आदमी अपना सिर्फ नॉर्मल एक सर्टिफिकेट होता है उसके साथ अप्लाई कर सकता है और उसको मिल जाएगा। जातिगत गणना के आधार का भी सबसे पहले डिस्कशन अब हम लोगों ने ही शुरू किया है, जबकि जातिगत गणना के साथ सबसे बड़ी छेड़खानी आज तक की कांग्रेस की सरकार ने करी है। कांग्रेस की सरकार का अगर आप पुराना जातिगत डेटा उठा करके देखेंगे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने गोत्र, कास्ट, सरनेम्स सबको कोलैब कर दिया। तो जब हम उस डेटा को जब पढ़ने के लिए आज जाते हैं, तो उन्होंने क्या किया, वहां पर 4.5 लाख जातियां बता दी। अब 4.5 लाख जातियों को सॉर्ट करने के लिए सोचिए कितना रिसोर्स, कितना फंड, कितनी चीजें लगेंगी। तो मुझे लगता है इतनी हाई लेवल स्टुपिडिटीज कांग्रेस ने करी है, और कोई सरकार में बैठ के ये चीजें इनवॉलंटरी नहीं करता है, उन्होंने वॉलंटरी करी है कि हमें इन्हें कुछ देना ना पड़े। आप काका कालेकर कमीशन में चले जाएंगे 1953 में, वहां पर भी जब जब कांग्रेस सरकार रही है, तब तब उन्होंने ओबीसी के राइट को डिप्राइव किया है, तब तक उन्होंने सारी चीजों को बंद किया है। मंडल जो कमीशन रिपोर्ट थी, उसमें था कि आप जो ओबीसी कमीशन है उसको वैलिडिटी दे दो कॉन्स्टिट्यूशनल। 2018 में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिली है ओबीसी कमीशन को, जैसे एक एससी कमीशन होता है, जैसे एसटी कमीशन होता है, आज ओबीसी कमीशन को भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है। वो किसी को सम्मन कर सकता है, किसी डीसीपी को सम्मन कर सकता है, अगर किसी ओबीसी के साथ कहीं दुर्व्यवहार हो रहा है, कहीं नौकरियों में कुछ भेदभाव हो रहा है, कहीं उसका कोटा नहीं लग रहा है, तो उसके लिए आज वो कॉन्स्टिट्यूशनल आधार पर अपने कमीशन में जा सकता है और अपने काम को सॉल्व करा सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी कांग्रेस ने दी नहीं। तो जो बेसिक मिनिमम एक कास्ट के, पिछड़े कास्ट को ऊपर उठाने के लिए आपको करना चाहिए, वो भी नहीं करा गया विपक्ष ने आज तक। तो ये सारे काम आज मोदी जी की सरकार ने करे हैं, और यही वजह है कि इतने भारी भरकम बहुमत से सीटें ओबीसी की सारी आज भाजपा को ट्रांसफर हो गई है, और इन्हीं सीटों के चक्कर में ये सारी लड़ाई चल रही है। जो अपने आप को ओबीसी का लीडर अब दिखाने लगे, ये सारी कहानी 102 सीट का चक्कर है कि 120 सीट किधर जाएंगे। लेकिन अजय जी, ओबीसी मोर्चा जो है पार्टी का क्या कर रहा है चुनाव में, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। पूरी जोर शोर से आप लोग लगे होंगे, पूरा एकदम इलेक्शन मोड आ चुका है। आप तो रोज ट्विटर पे एक तरह से एकदम आग लगाए रहते हैं अजय जी, मीडिया, लेकिन ग्राउंड पे क्या कर रहा है उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ओबीसी मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी का बना, वो 2015 में कॉन्स्टिट्यूशनली बना। उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिली 2015 के अंदर आके, और उसके बाद आते आते आज पूरे संवैधानिक तौर पर ओबीसी मोर्चा एक्टिव है सारे के सारे स्टेट्स में। 31 स्टेट में से 28 स्टेट में हमारा ओबीसी मोर्चा बन चुका है, जिसके प्रदेश लेवल के पदाधिकारी, जिला लेवल के पदाधिकारी, मंडल लेवल के पदाधिकारी, बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता हम अब डेवलप कर चुके हैं अपने ओबीसी समाज के अंदर। और वही जो लाखों कार्यकर्ता आज वही हमें स्ट्रेंथ दे रहा है, और हम किसी से नहीं घबरा के बैठे, क्योंकि हमें मालूम है हमारा बूथ लेवल का कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के बिल्कुल पिछड़े हुए इलाकों में भी आज की डेट में हमारे पास कार्यकर्ता ओबीसी समाज का है। अगर आप एक्टिविटी देखें, ओबीसी सम्मेलन अब पीछे हुए थे मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 25 से 30
बड़े महासम्मेलन ओबीसी समाज के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेंद्र कश्यप जी हैं, उनकी अगुवाई में वहां पर है, जिसमें हमारे प्रभारी हैं हंसराज अहीर जी जो स्टेट होम मिनिस्टर हैं, उनका भी जाना रहा। बीएल वर्मा जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री है, वो मेरे ही मोर्चे के उपाध्यक्ष हैं, उनका भी जाना रहा। मैं भी उन्हीं सम्मेलनों में रहा। तो जब वहां पर भीड़ हम लोग देखते थे तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि इतने लोग आ जाएंगे। कभी उन्होंने कहा कि 2000 की भीड़ आ जाएगी, तो आप सोचते हो कि आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हो कि यार 2000 ऐसे ही बोल देते हैं, मतलब बोलने के लिए होता है कि हाँ जी 2000 आदमी आए थे। बट आई वॉज देयर, और मैं कह सकता हूं आपको, अगर उन्होंने 2 बोले तो 10 आए, मतलब ऐसे वाला हाल था। तो ये हाल किसी स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए तो नहीं था, ये सिर्फ मोदी जी और योगी जी के लिए था। और वहां माननीय स्वतंत्र सिंह जी पहुंचते तो खुद बोलते थे कि जितनी भीड़ ओबीसी मोर्चा के कार्यक्रम में आती है, मेरे ख्याल से किसी मोर्चा के कार्यक्रम में अभी वो इतनी भीड़ कोई नहीं जुटा पा रहा। तो इस स्ट्रेंथनिंग लेवल पर ओबीसी मोर्चा आज के समय भाजपा ओबीसी मोर्चा काम कर रहा ऐसा युवा मोर्चा का है प्रोटेस्ट। देखिए हमारे साथ फायदा क्या है ना कि युवा मोर्चा में भी ओबीसी के लोग आ जाते हैं, तो हम उनको भी बुला लेकिन आप मेरे मोर्चे से युवा नहीं बुला पाओगे। जी जी हाँ। जी बताइए, और क्या चल रहा है ग्राउंड पे चुनाव की तैयारियों को लेके? देखिए ग्राउंड को चुनाव को तैयारियों को लेकर इससे पहले भी हमारी बैठकें शुरू हो चुकी थी। तो हमने क्या किया था, ओबीसी मोर्चा का एक डिवाइसिव से एक पूरा पैटर्नाइज इसको हमने करा था कि मंडल लेवल की जो बैठकें हैं उनको पहले ही शुरू कर चुके थे, क्योंकि बड़े सम्मेलनों की ड्यूटी लगी थी सबकी। तो बड़े सम्मेलन पहले खत्म किए गए। बड़े सम्मेलन के साथ पैरेलली जो मंडल लेवल के कार्यकर्ता हैं उनको कैसे बूथ लेवल तक एक्टिव करना और उनकी मीटिंगें कैसे करना। जैसे एक बड़ा अच्छा हमारे यहाँ सिंपल पैटर्न, जैसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगी हमारी, तो उसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी रहेंगे। राष्ट्रीय के बाद प्रदेश कार्यकारिणी होती है, उसमें प्रदेश पदाधिकारी रहते हैं। तो जो मैसेज हम देते हैं वो प्रदेश तक जाता है। प्रदेश के तुरंत 13 दिन के बाद वहां डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट का, और 13 दिन के बाद मंडल की मीटिंग्स होती हैं। तो इस पैरेलल बिहेवियर से हमने अपने पूरे पत्रक बना करके कि ओबीसी समाज के लिए मोदी जी ने क्या क्या किया, वो पूरी डिटेल वाइज उनको डॉक्यूमेंटेशन करके हम लोगों ने नीचे लेवल तक पहुंचाया है, ताकि ओबीसी समाज का कोई भी ऐसा आदमी जो जरा सा भी पढ़ना लिखना जानता है, जरा सा भी हिंदी समझ सकता है, जरा सा भी इंग्लिश समझ सकता है, तो उस तक ये मैसेज क्लियर हो जाए कि इस बार जो सरकार बनने वाली है वो काम के आधार पर बनने वाली है। हम जाके ये नहीं कहने वाले कि भाई हम आपके कास्ट लीडर हैं, हम आपको हमको वोट दे दो। हम ये कहने वाले हम आपके कास्ट के लीडर हैं और हमने आपके लिए ये काम किए हैं। क्या आपको ये काम पसंद आए तो आप हमें वोट करो, आपको काम पसंद नहीं आए तो मत वोट करो। और मुझे मालूम है कि जितने काम हमने किए पिछले 25 साल की सरकार ने भी नहीं किया, जितने काम पिछले 5 साल पिछले 7 साल की भाजपा की सरकार ने किए। अभी पिछले परसों तरसों ही ट्विटर पर मुझसे आरएलडी के जयंत चौधरी से कुछ भिड़ंत चल रही थी, ट्विटर वॉर ही हो गई थी हमारी। तो उन्होंने मुझे लिख दिया कि यार आपने विकास किए होते तो हमें पॉलिटिक्स में नहीं आना था। वो भी एक ओबीसी समाज से आते। तो मैंने उनको लिखा था कि आप जब चाहे खुले मन से बहस कर लें, आपकी विरासत के इतने साल और हमारे 7 साल, मैं कहा आपके सारे शक दूर कर देंगे। बागपत छपरौली एरिया से वो आते हैं। बागपत की रोड को खड्डों की रोड के लिए जाना जाता था, उसमें रोड नहीं थी, रोड में खड्डे थे। तो मतलब वो रोड भी भाजपा के टाइम पे बनी, मेरठ एक्सप्रेसवे भी भाजपा के टाइम पे बना। और इतनी डेवलपमेंट जो आज ओबीसी समाज को मिली है, ओवरऑल जो डेवलपमेंट होती है उसका भी 80% बेनिफिशियरी ओबीसी समाज ही है। तो मुझे लगता है हम अपने कामों के लिए जाने जाएंगे, हम अपने लीडरशिप के लिए जाने जाएंगे, और हम अपनी पॉलिसीज के लिए जाने जाएंगे, रादर देन वो खतरनाक वाली जो कास्ट लीडर की पॉलिटिक्स और सिंपैथी वोट हम नहीं मांगेंगे, जैसे जयंत चौधरी अपने पिताजी के नाम पे मांगते हैं। अब शौर्य प्रसाद मौर्य को अपनी सिंपैथी के नाम पे अपनी एग्जिस्टेंस क्राइसिस में मांगनी पड़ेगी। तो हमें कोई सिंपैथी वोट नहीं चाहिए, हमने काम किया है साहब, आप हमें काम पे वोट। सही बात है अजय भाई। लेकिन आप ये बताइए, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि देखिए भाजपा लोगों के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी है, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, आम जनता को अंदर की फंक्शनिंग बहुत नहीं पता होती है। जैसे कि आप नेशनल टीम में हैं, आप मीडिया प्रभारी हैं, सो आप बताइए कि आप राजनीति में कैसे आए और आपका करियर पाथ कैसा रहा, ताकि जो यंग लोग हैं, खासतौर पर जो ओबीसी समाज के जो यंग लोग हैं, वो भी इस बात को समझे कि कैसे पार्टी में काम किया जाता है, कैसे जुड़ा जा सकता है और कैसे एक महत्वपूर्ण दायित्व को भी हासिल किया जा सकता है। आई थिंक 2014 से पहले मैं अच्छी खासी अपनी पीएचडी की नौकरी में था। जैसे कॉलेज का बच्चा पढ़ाई करके कहीं नौकरी निकलता था, उसमें था, और मुझे मीडिया में रहने का मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। लेकिन मोदी जी की जब पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई, आई थिंक ये बहुत एकदम शिफ्ट था पूरा पूरा, और हम उनको पॉलिटिक्स करते देखने लगे। उसी टाइम पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट था, केजरीवाल और अन्ना हजारे वगैरह सब दिल्ली में बैठे थे। तो मुझे ध्यान है अच्छे से, मैं अपने ऑफिस से जाता था बाइक पे लेके 10 दोस्तों को और लेके इंडिया अगेंस्ट करप्शन पे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता था सच में देश बदलने वाला, मतलब चलो इस भागीदारी में हम भी ना पार्टिसिपेट करें। लेकिन उस पूरे सिचुएशन के दौरान एक पॉलिटिकली एंथुसियाज्म आपके अंदर आ जाता है कि व्हाई नॉट टू चेंज द थिंग्स। मतलब एक ब्लेम गेम होती है। तो मुझे लगा यार, हम जब देखो गाली देते रहते थे सरकार को कि सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है, तो दिमाग में ये आया कि यार करके देखते हैं इस चीज को, अदरवाइज ऐसे ऐसे नहीं होने वाला। ब्लेम तो हम सारी जिंदगी कर सकते हैं।
तो व्हेन आई स्टार्टेड, मेरा कोर मोटिवेशन मोदी जी की वजह से आया, क्योंकि जब 2014 में पॉलिटिकल शिफ्ट पूरा हुआ तो यंगस्टर के लिए एक होप क्रिएट हुई। सच बता रहा हूँ, उससे पहले शायद हमें एक होप भी नहीं थी कि हम पॉलिटिकल स्पेस में जाके काम भी कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग बहुत नॉर्मल फैमिली से निकल करके आते हैं, जिनका पहला टारगेट होता है पढ़ाई करना, उसके बाद नौकरी ले लेना, नौकरी के बाद घर वाले शादी अटका देते हैं, उसके बाद वो क्रेडिट कार्ड पे जिंदगी चली जाती है और लोन उतारने में सारा जीवन आपका ऐसे ही चला जाता है। तो मुझे लगता है हम लोग उस वाले मोटे में थे नहीं। लेकिन जब मोदी जी आए तो उन्होंने जिस तरह से यंगस्टर को अट्रैक्ट किया पॉलिटिक्स में, आई थिंक मुझे लगता है कि उन्होंने एक पूरी यूथ पॉलिटिकल पूरी स्फीयर को जगा दिया है कि एवरीबडी एंड एनीबडी कैन बी पार्ट ऑफ दिस पार्टी, और कोई भी इस पार्टी की टॉप लीडरशिप तक जा सकता है बिना किसी भेदभाव के, जो मैंने आज तक पार्टी में रियलाइज किया। मैं अपनी पार्टी के बारे में हमेशा अच्छा ही कहता हूँ कि किसी ने, मैं एक बार सभा में गया कि भाई, उन्होंने पूछा आपकी पॉलिटिकल एस्पिरेशन क्या, मैंने कहा भाई मैं तो पीएम बनना चाहता हूँ। तो कह रहे नहीं यार मजाक कर रहे हो। मगर मजाक क्यों नहीं कर रहा हूँ भाई, मगर भाई मेरी पार्टी में कोई भी पीएम बन सकता है, ये टेंशन मत लेना, मगर भरोसा मत करना, हो सकता है तुम्हारे सामने सीट पे तुम्हारा सीएम बैठा हो, ठीक है, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम जिसके कंधे पे हाथ रखे बैठे यही सीएम बना हुआ है कल, क्योंकि मेरी पार्टी में ये पैटर्न है, दे विल पिक यू फ्रॉम एनीवेयर अगर तुम काम कर रहे हो। और आई थिंक फॉर दिस रीजन आई एम प्राउड ऑफ माई पार्टी कि ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा ढांचा है कि देर सवेर आपको जगह मिलेगी ही मिलेगी। पॉलिटिकल टसल मुझे लगता है हर पार्टी के अंदर होती होगी, कॉम्पिटिटिवनेस सब जगह होती है, लेकिन अगर हमारी पार्टी में कोई सच में काम करे तो उसके लिए स्पेस है, जगह है, और जितना भी टॉप पर वो जाना चाहे उसके लिए पूरी स्फीयर है। तो आई थिंक मैं तो यंगस्टर को अब यही कहता हूँ, जितने यंगस्टर पॉलिटिकल एस्पायर्ड हैं, मैं आपको भाजपा की गारंटी दे सकता हूँ, बाकी पार्टी का देखो मुझे। ये बात तो है, लेकिन देखिए आप देखिए अजय जी, हम लोग जिस आसानी से अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिल सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष लेके हर किसी से, उतना बाकी पार्टियों में होता नहीं है। एवरीबॉडी इज एक्सेसिबल, एवरीवन इज एक्सेसिबल टू एवरीवन। मेरा एक दोस्त था, वो एक रिसर्च कर रहा है, पीएचडी स्कॉलर है, तो उसने एक रिसर्च किया कि कितनी पार्टियां कितनी एक्सेसिबल है लखनऊ में। तो वो बिना किसी कांटेक्ट के, बिना किसी फोन करके पार्टियों के ऑफिस में घूम रहा था, भाजपा में गया, बसपा में गया, सपा में गया। उसने कहा कि सबसे एक्सेसिबल पार्टी जो है वो भाजपा है। आप भाजपा के ऑफिस में जाइए, आपको जिससे मिलना है अगर वो उपलब्ध होगा, समय होगा, तो बहुत चांस से आप मिल लेंगे उससे, तो जरूर मिलेगा। 10 लोग आपसे जो है आप लोग को हेल्प करेंगे। का सबसे मुश्किल मिलना पार्टी में घुसना बसपा के है। सपा के में कैसे घुसा, वो 3-4 उसके पुराने दोस्त मिल गए उसको, जो क्या कहते हैं, सेटिंग करी उसने, सेटिंग करी। नहीं सेटिंग नहीं किया उसने, सेटिंग नहीं किया। वो कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पुराने छात्र संघ के नेता थे, कुछ समथिंग यादव जी नाम था, वो 10-15 लोग के साथ है, दरवाजे पे लात मारे, दरवाजा खोल के घुस गए, तब जाके पाई। नहीं तो सपा के अंदर भी घुसना अलाउड नहीं है ऑफिस में लोगों का, वहां पे भी मोबाइल जमा करो, ये करो, वो करो, पूरा 3-5 है। तो जो है भाजपा नहीं, मुझे पर्सनली फील होता है, जैसे एबीपी का एक विंग है, हम उससे कभी कॉलेज टाइम में जुड़े रहे, तो ये कुछ ऐसे विंग एस्टैब्लिश हैं जो पार्टी से ना यंगस्टर को कनेक्ट करते हैं, और बड़ा आसान है। मेरी पार्टी में मुझे लगता है कि अगर आप सीनियर से सीनियर पदाधिकारी को भी आप जाके मिलना चाहें कि सर मुझे ना ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे सॉल्व करवा दो, आई थिंक एवरीबॉडी इज रेडी। आप जाके जेपी नड्डा जी से भी मिल लो, मैं कल जाके लेटर लगा दूं कि सर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मुझे ओबीसी मोर्चा में ऐसे ऐसे काम करने में, आप मुझे मिले, अगले दिन ही कॉल आ जाएगा कि जैसे नड्डा जी आएंगे तो आप मिल सकते हैं। इतनी एक्सेसिबिलिटी किसी पार्टी में पॉसिबल ही नहीं। एंड समटाइम्स मतलब मैंने तो कभी सोचा नहीं था मैं संयुक्त मोर्चा की बैठक में बैठूंगा, नड्डा जी हमें बता रहे होंगे, सिखा रहे होंगे, और जब हम उनको सुनते हैं, मतलब लिटरली जब वो शब्द कहते हैं, वो पहला शब्द कहते हैं अजय, मतलब सबको कह रहे होते हैं कि भाई हम परमानेंट नहीं है, हम भी परमानेंट नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, आपको और आगे भी यंगस्टर लाने हैं और लोग को अटैच करना, तो ऐसी फील गुड आती है, लगता है कि सच में मतलब somebody caring for you। और मैं नेशनल, मेरी अपॉइंटमेंट हुई, मुझे तो मालूम ही नहीं मेरी नेशनल अपॉइंटमेंट होगी, किसी ने मुझे कॉल किया कि भाई साहब बधाई हो, मगर भाई किस बात की बधाई हो, कहते सर आप नेशनल में ये ऐसे ऐसे बनाया गया आपको। मैं कहा भाई मुझे नहीं विश्वास हो रहा, लेटर भेज मुझे, ठीक है। तो मैं लेटर देख के माना। तो दिस इज ए पार्टी जहां पर आप किसी भी स्टेटा में अगर आप काम कर रहे हो ना, तो एवरी टाइम एवरीबॉडी इज वाचिंग। और हमारी सीनियर लीडरशिप की कैपेबिलिटी की खासियत मैं मानता हूँ कि वो राइट टैलेंट को राइट स्पॉट से पिक कर लेते हैं और उनको इतना स्पेस देते हैं कि ग्रो करे। मुझे लगता है बाकी पार्टीज में पॉलिटिकल स्पेस ही नहीं है बच्चों के लिए, यंगस्टर जो आते हैं वो स्पेस ही नहीं देते। हमारी इकलौती पार्टीज में एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस है, आपको किसी ना किसी ऐसे काम में लोग लगाए रखेंगे कि आपकी लर्निंग्स ग्रो करा देंगे। और मुझे कोई एक बार पूछ रहा था कि यार ये पॉलिटिकल पार्टीज में कोई ट्रेनिंग चलती है क्या, मतलब ऐसा कोई स्कूलिंग टाइप होता है क्या जिसमें आपको सिखाया जाता है? तो मैंने उससे कहा, मैं भाई देख ऐसा है, पॉलिटिक्स में ना आचार विचार से सिखाते हैं, हम उनके साथ रह के सीखते हैं, हम उनके एक्शन से सीखते हैं, हम उनकी बातों को रीड करते हैं, वहां से सीखते हैं। मैं पॉलिटिक्स इज नॉट समथिंग, अगर ऐसे पढ़ाई जाती तो फिर तो एमआईटी में भी कोर्स चालू हो गया होता।
वो और तो मैं हो गया होता। नहीं, ये बात तो है। हाँ, आप और देखिए, सारे नेताओं के बच्चे उसी कंट्रोल करते हैं जी। जितने मैं भी देखता हूँ कितने युवा कार्यकर्ता हैं जो हम्म, उनको किस तरीके से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से डायरेक्ट फोन आ जाता है, कुछ काम होता है, ये नहीं कि कुछ में फॉर्मेलिटी है। जो आपका शीर्ष नेतृत्व बैठा है वही आपको सीधे फोन कर देगा कि ये काम हाँ है, ये करना है, आपको इस काम को दिया जा रहा है, या इसका क्या फीडबैक है आप बता दीजिए। तो ऐसा बाकी पार्टियों में मैंने कल्चर नहीं देखा, भाजपा में देखा है, और यही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन असली आखिरी प्रश्न अजय जी, जी आप फाइनली ओबीसी समाज के जो युवा वर्ग है उसको जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि जो माहौल यूपी में बनाया जा रहा है कि भाजपा को ओबीसी छोड़ के जा रहा है या भाजपा ओबीसी विरोधी है, उसको लेके युवा को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये मैसेज जो सर्कुलेट किया गया है मीडिया में, सिर्फ मीडिया मेड है, मीडिया ड्रिवन है, और ये सिर्फ वो सुपारी मीडिया जो मैसेज क्रिएट करती है उसी का मैसेज है। जो नीचे का ओबीसी तबके का जो यंगस्टर है वो एक बात तो समझ चुका है कि हमें काम चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें पॉलिसी से हमारी हेल्प करो, हमको स्कॉलरशिप दो, हमें रिजर्वेशन दो, जहां हमारा कोटा अप्लाई होता है वहां अप्लाई करो। वो सारे काम जब ऑलरेडी एक सरकार कर रही है, और दैट टू विद इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, की जब आपका लॉ एंड ऑर्डर भी सिक्योर है, आपके पास पॉलिसीज का पैसा भी पहुंच रहा, आप सिक्योर हो, आप पर कोई ऐसा प्रताड़ना नहीं कर रहा। अब जैसे पहले फायर वर्क चलता था यूपी में, यूपी की कहानी सबको मतलब जग जाहिर है, तो मुझे लगता है अब वो चीजें जब उनको देखने को अपने गांव में या पिछड़े एरियाज में देखने को नहीं मिलती, तो यंगस्टर का एक माइंड मेकअप हो चुका है। अब वो जात से भी ऊपर उठ करके वो देख रहे हैं कि क्या उनका राज्य तरक्की कर रहा है, और अगर मुझे लगता है किसी राज्य का राज्य तरक्की कर रहा है तो उनके लोगों पर ही करता है। और 50-52% के आसपास की ओबीसी समाज की पॉपुलेशन है। पिछली बार मुझे लगता है 102 सीटें आई थी, और मुझे लगता है इस बार ये 4-5 और चले गए हैं, तो इसकी जगह जो हम एमएलए डालेंगे वो सीटें भी हमारी आएंगी। तो मुझे लगता है इस बार कहीं ये आंकड़ा 120-25 के पार ना हो जाए। तो मुझे लगता है कि ओबीसी समाज का जो यंगस्टर है उसको ये देखना चाहिए कि उसके लिए कौन काम कर रहा है, उसकी लीडरशिप को कौन तय करेगा। किसी के परिवारवाद और वंशवाद के चलते आप ओबीसी समाज में वोट ना करें। आप वोट उस आदमी के लिए करें जो आदमी आपके लिए पॉलिसीज बना रहा है, सेंटर लेवल पर, स्टेट लेवल पर आपके लिए काम कर रहा है। आप उसी से इंस्पायर्ड हो और कोशिश करें, उसी की तरह बनने की कोशिश करें, ताकि आप इस पिछड़े समाज को भी कल को अग्रणी श्रेणी में अगर आगे लाके खड़ा कर सके। तो मेरी सबसे उनसे यही गुजारिश है, वोट फॉर बीजेपी एंड वोट फॉर योगी जी इफ दे वांट टू सी द फ्यूचर ऑफ ए प्रोग्रेसिव कम्युनिटी। Thank you, Ajay. Thanks a lot for your time. It was a wonderful discussion. And thank you, audience, for listening to us. Please don't forget to subscribe to the channel and support the channel. And I will get Ajay back again to discuss UP election some other day. थैंक यू विनय भाई। आप And लोग it's personally a wonderful platform। जितने लोग सुन रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करो। मैं मतलब I'm happy to see that you taken this initiative. This is a very good initiative, at least because somebody know the inside of the party। तो उसके साथ बात करने का अलग ही मजा। जर्नलिस्टों से क्या बात करें, पता ही नहीं कुछ। अब गुस्सा हो जाएंगे, देखिए आपने जाते जाते उनको एंटागोनाइज कर दिया। नहीं, अब मैंने राजनीति में जर्नलिस्ट हो जे भाई, अब आप एंटागोनाइज नहीं कर सकते मैंने एक जर्नलिस्ट को कहा, उन्होंने मुझसे बड़ा अटपटा सा सवाल पूछा। मैं देयर हैज टू बी एक कंपल्शन कि आईएमसी के कोर्स के अंदर लॉ की डिग्री भी मिलनी चाहिए। मैं कहा आप लोग सिर्फ सवाल पूछने आ जाते हो, अगर हम आपसे कुछ पूछते तो आपको पता ही नहीं होता पीछे का बैकग्राउंड। तो ये बड़ी दिक्कत सही मीडिया हैंडल कर रहे हो आप, लेकिन ओके बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर योर टाइम। ओके सर, नमस्ते, नमस्ते एवरीवन।